हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको टेस्ट में भी क्लियर करवा दिए और साथ के साथ आपने वही क्वेश्चन अपनी क्लास में भी अपन ने क्लियर कर लिए थे। तो आज अपन बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके चैप्टर नंबर 2 है। नाम है इसका गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग। गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो बच्चों मार्किंग के अकॉर्डिंग, नंबरों के अनुसार देखा जाए तो यह चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया और यदि आपको गाउस का नियम ही नहीं आता है तो फिर आपको कुछ भी नहीं आता है। तो बच्चों बड़े ध्यान से फोकस लगा के इसको पढ़ना। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाउस का नियम पढ़ने के पहले आपको सबसे पहले एक छोटी छोटी टर्म्स आनी चाहिए जो अपने क्या है, नंबर 1 है क्षेत्रफल सदिश। सबसे पहले अपन क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ेंगे। सर क्षेत्रफल सदिश क्या है? तो बच्चों नाम से पता चल रहा होगा, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल क्या होती है? एक क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो बच्चों लिखना, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत या तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत या तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो बच्चों ध्यान देना, मान लो जैसे ये कोई पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ में आपके दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? दो इंपॉर्टेंट टर्म होती है। क्या? एक तो ये सर, ये अपने कोई पृष्ठ है तो ये कहलाता है इसका तल। क्या कहलाता है? तल। ये उस पृष्ठ का तल कहलाता है, तल। ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर। क्षेत्रफल क्या होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो क्षेत्रफल होता है वो तल के हमेशा लंबवत होता है। कितने डिग्री का कोण होता है बच्चों? 90। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यदि यह पृष्ठ बंद है, बंद, तो पृष्ठ हमेशा, जैसे गोला है, गोला, तो इसमें पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तल के लंबवत बाहर की ओर। कोई बेलन है तो तल के लंबवत बाहर की ओर। परंतु ये प्लेट है तो इस प्लेट के लिए तुम क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर इधर भी ले सकते हो, नीचे की तरफ भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कोई बंद आकृति नहीं है और बंद आकृति में आप क्षेत्रफल किधर भी ले सकते हो। तो ये कहलाता है आपके क्षेत्रफल सदिश। ध्यान रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, तल और क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत। ठीक है, तो ये आपकी क्षेत्रफल सदिश कंप्लीट। अब अपन इसी से रिलेटेड आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस पे गाउस लॉ डिपेंड करता है, पूरा का पूरा गाउस लॉ निर्भर करता है। वो क्या है? आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। सर विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ठीक है सर, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो बच्चों ध्यान देना, विद्युत फ्लक्स को जल के प्रवाह से समझाया जाता है। किसके द्वारा समझाया जाता है? जल के प्रवाह से। जैसे मान लो कोई नदी बह रही है, नदी यदि प्रवाहित हो रही है तो उसमें पानी गति कर रहा है, पानी गति कर रहा है। तो अब आपके एक फोटो फ्रेम जानते हो आप, जिसमें अपन फोटो लगाते हैं, तो उस फोटो फ्रेम में से बीच में से फोटो हटा दो तो वो आयताकार लकड़ी का जो फ्रेम बचेगा, जैसे मान लो ये बुक है, इसका बीच वाला पोर्शन हटा दिया, बस ये आयताकार छोटा छोटा सा पृष्ठ, ये किनारे, तो वो कहलाता है फोटो फ्रेम। ठीक है, तो जब उस फोटो फ्रेम को, जैसे ही इस किताब को किसी पानी के प्रवाह में, नदी के प्रवाह में लंबवत सीधा का सीधा डालेंगे तो जितना पानी प्रति सेकंड
इस पृष्ठ को पार करके दूसरी तरफ निकल जाएगा, उस पानी की मात्रा जल फ्लक्स कहलाती है। उस पानी की मात्रा क्या कहलाती है? जल फ्लक्स कहलाती है। परंतु सर अपन तो क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो वहां पे तो बच्चों पानी था, और यहां पर अपन क्या काम में लेते हैं? विद्युत, यानी कि आवेश। और आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत बल रेखाएं। तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, उस आयताकार पृष्ठ से, उस फोटो फ्रेम से गुजरने वाले विद्युत बल यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? वो आपके विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो बच्चों ये होता है आपके विद्युत फ्लक्स। तो अपन इसको किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसकी परिभाषा बनाते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषाएं वैसे बहुत सारी आती है, परंतु तो मैं बताऊं वही आपको याद करनी है और वही आपको एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, ये आपके विद्युत फ्लक्स है। मान लो ये आपके कोई विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है बच्चों? एक विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, कोई सा भी विद्युत क्षेत्र हो, इसके अंदर कोई एक क्षेत्रफल अल्पांश रखा हुआ है। मान लो ये क्या है? एक क्षेत्रफल अल्पांश, और इस क्षेत्रफल अल्पांश का मान कितना है? डीए वेक्टर, डीए मान लें। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल क्या होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये इसका तल हो गया, तो इसके लंबवत इधर ये क्षेत्रफल अल्पांश है डीए वेक्टर या फिर डीएस वेक्टर, जो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो बच्चों विद्युत फ्लक्स क्या होता है? लिखो परिभाषा, लिखना। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? इस क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? उस विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अल्पांश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? ई डी ए कोस थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हल करते हैं तो कोस थीटा आता है। तो ई डी ए कोस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यदि आपको कुल फ्लक्स निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों के फ्लक्स को तुम जोड़ोगे, समीशन करोगे, ऐड करोगे, और ऐड करने का मतलब अपने फिजिक्स में क्या कहलाता है? समाकलन। और जब छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर कोई आकृति बंद बन जाती है तो ये क्या बन जाता है? बंद पृष्ठीय समाकलन, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये कहलाता है कुल विद्युत फ्लक्स। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो बच्चों इसको पढ़ा क्या जाता है मैं आपको बता देता हूं फिर से। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों? देखना, बंद पृष्ठीय समाकलन। ठीक है, तो इसका मतलब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का बंद पृष्ठीय समाकलन क्या प्रदान करता है? कुल विद्युत फ्लक्स प्रदान करता है। तो इसको क्या पढ़ा जाता है? बंद पृष्ठीय समाकलन। हो गई बात? तो ये कहलाता है अपने विद्युत फ्लक्स। हो गई, तो ये कुल फ्लक्स आ गया। तो अब अपन देखते हैं यह क्या यह बच्चों एक अदिश राशि है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो इसका मात्रक ज्ञात करें, इसका मात्रक निकालेंगे। तो सब मात्रक निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला चाहिए, मात्रक चाहिए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। या फिर आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, क्या बन गया रे?
वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट। अब निकालें इसकी वीमा। तो सर वीमा निकालने के लिए मैंने कहा था उस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू उनकी वीमाएँ पता होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र की वीमा क्या होती है? M1 L1 T-3 A-1 और क्षेत्रफल की क्या होती है? L2। तो इसको जैसे अपन मिला के लिखेंगे तो M1 L1 M1 L3 T-3 A-1, ये इसकी क्या होती है? वीमा। हो गई वीमा। तो ये हो गई अपने बात इसकी विद्युत फ्लक्स की। तो अब अपन देखते हैं बच्चों नोट, इससे रिलेटेड नोट नंबर 1 जो कहलाती है आपके विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। अब अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ेंगे। तो बच्चों ये परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद करनी है। ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से परिभाषा कैसे निकालते हो। तो देखना फ्लक्स क्या होता है? E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हल करेंगे तो E A cos थीटा। यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर यानी कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल वह थीटा बराबर 0 हो जाए तो cos 0 भी कितना? 1। और थीटा बराबर 0 कब होगा? अरे ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और तल इधर है, तो इस तल को भी ऐसे ले आओ, यानी इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर आ जाए। तो क्षेत्रफल सदिश इसका आएगा तो यानी तल के क्या हो गया? लंबवत। अरे तल के क्या होगा? लंबवत। क्षेत्रफल इधर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र भी इधर, तो इनके बीच में तल के लंबवत हो गया। तो आपके ये कहलाता है तल के लंबवत। तो यदि ये तल के लंबवत है तो विद्युत फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? A बराबर अपन ने 1 ले लिया, cos थीटा भी 1 है तो E, यानी विद्युत क्षेत्र के बराबर, या फिर विद्युत क्षेत्र होता है विद्युत बल रेखाओं के बराबर, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है। तो बच्चों परिभाषा बनाएं तो लिखो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के लंबवत, के तल के लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र, गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। हुआ कि नहीं हुआ? तो बच्चों एक बार इसको आप उतार लीजिए। उतार लिए। तो आपने क्या देखा? एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के तल के लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है बच्चों। तो अब अपन नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 है अपने विशेष स्थितियां। नोट नंबर 2 क्या है? विशेष स्थितियां। तो सर विशेष स्थितियां कैसे?
जब भी कोई कोण होता है तो कोण में अपन विशेष स्थितियां काम में लेते हैं। जैसे स्थिति नंबर 1, क्या, जब थीटा कोण कितना हो 0। अरे थीटा कोण 0 कब होगा सर? थीटा कोण क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र में होता है, तो विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और क्षेत्रफल भी इधर जाए, है ना, तो ये एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल, यानी तल के लंबवत बाहर की ओर, है ना। तो आपके विद्युत फ्लक्स, इस फ्लक्स की विशेषता होती है E A cos 0 1 यानी E A। तो इस फ्लक्स की 3 विशेषताएं होती है। क्या कि ये फ्लक्स होता है, ये हमेशा मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, और ये फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये हमेशा तल के बाहर जा रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, निर्गत फ्लक्स होगा। तो बच्चों याद कर लेना, निर्गत फ्लक्स हमेशा क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। अब अपन ज्ञात करेंगे स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 का मतलब जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, यानी कि यहां पर तो ये विद्युत क्षेत्र तल के क्या था, लंबवत, और तल के लंबवत होता है तो क्षेत्रफल के समानांतर होता है। यहां पर देखना बच्चों, ये तो हो गया क्षेत्रफल, और विद्युत क्षेत्र तल के इसके लंबवत, यानी तल के अनुदिश, और तल के अनुदिश है तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और थीटा 90 है तो फ्लक्स कितना होगा E A cos 90 कितना 0, तो आपके फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, यानी तल के अनुदिश गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स कितना होता है 0। अब आता थी आपकी स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 क्या है, जब थीटा कोण कितना हो 180 का मतलब ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इधर और विद्युत क्षेत्र अंदर, यानी दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 180। तो फ्लक्स क्या होगा E A cos 180 माइनस का तो E A। तो इस फ्लक्स की भी 3 परिभाषाएं, 3 विशेषताएं होती है। क्या, ये फ्लक्स हमेशा मिनिमम है क्योंकि नेगेटिव है ना, माइनस का, ये फ्लक्स हमेशा नेगेटिव है, और ये फ्लक्स हमेशा प्रवेशित है। प्रवेशित कैसे, अरे ये क्षेत्रफल तो बाहर परंतु विद्युत क्षेत्र अंदर आ रहा है, तो ये प्रवेशित फ्लक्स, और प्रवेशित फ्लक्स सदैव क्या होता है, माइनस का होता है। प्रवेशित फ्लक्स सदैव माइनस का होता है, होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों एक बार उतार लो ये आप। ठीक है, अब नोट नंबर 3, विद्युत फ्लक्स की निर्भरता। बताओ विद्युत फ्लक्स किस पे निर्भर करता है? तो यदि तुम फॉर्मूला देखो तो विद्युत फ्लक्स E पर निर्भर करेगा, नंबर 2 A पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पे, नंबर 3 E व A के मध्य कोण पर निर्भर करेगा, कोण का मतलब थीटा पे निर्भर करेगा, और नंबर 4 माध्यम पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। हो गया। और यदि अपन आपको कहा जाए कि यदि आप कुल विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हो तो आप हमेशा क्या करोगे, निर्गत फ्लक्स में से प्रवेशित फ्लक्स माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि प्रवेशित फ्लक्स तो माइनस का लेते हैं और निर्गत फ्लक्स प्लस का होता है, तो निर्गत फ्लक्स में से प्रवेशित फ्लक्स माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो बच्चों उतार लो। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 पर। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए।
मैं पढ़ के बता देता हूं और जो जो गिवन चीज है मैं वो यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। बताऊं लिखना, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप में एक क्षेत्रफल सदिश 5 गुणा 10 की पावर -3 जे कैप मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट है वोल्ट पर मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए। याद करें तो बच्चों देखना, यहां पर केवल जे कैप है तो आई कैप वाला घटक कितना लोगे? 0। अरे लोगे ना, यानी आपके इस क्षेत्रफल सदिश में आई कैप वाला घटक नहीं दे रखा तो आई वाला घटक 0 लोगे और जे वाला घटक 5 गुणा 10 की पावर -3 जे कैप। तो अब इनका क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट गुणा, और डॉट प्रोडक्ट करना सिखाया था बच्चों बेसिक के अंदर, क्या? आई वाले का आई के साथ यानी 200 गुणा 0 प्लस जे वाले का जे के साथ 300 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -3। हल करेंगे तो फ्लक्स कितना आएगा? 1500 बटे 1000, यानी कितना हो गया? 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। तो ये फ्लक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। इसी प्रकार आप अपन बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की, 5 सेंटीमीटर यानी 5 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है ना, त्रिज्या की वर्ताकार प्लेट। कौन सी प्लेट है रे? वर्ताकार प्लेट के तल के साथ, किसके साथ? तल के साथ 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है। कितना? विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर लग रहा है या गुजरता है। तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। बताओ विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, सोल्व करें बच्चों, ध्यान देना। सर ये अपने एक प्लेट हो गई, ये इसका तल है और ये विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र और तल के साथ कोण कितना है? 30 डिग्री। तो क्षेत्रफल के साथ कोण कितना होगा? 90 - 30 60 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आपके फ्लक्स कितना होगा? E cos 60 डिग्री। तो अपन फ्लक्स याद करें, E एरिया कितना होगा? वर्ताकार प्लेट है तो πr² और cos 60 1/2। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स कितना होगा? E 5 गुणा 10 की पावर 5 पाई 3.14। r रेडियस कितनी है? 5 का स्क्वायर 25 गुणा 10 की पावर -4 गुणा 1/2। तो इस प्रकार अपन विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। परंतु यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कोण किसके साथ दिया हुआ था? तल के साथ। परंतु तुम्हें किसके साथ चाहिए? क्षेत्रफल के साथ। तो तुम इसको 90 में से माइनस करके ज्ञात करोगे। तो जब तुम इसको हल करोगे तो तुम्हारे आंसर आएगा 1.96 इंटू 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो ये आपके हो गए आपके विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल नंबर 2 अपन बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो उतार लीजिए आपके क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, उतारिए। अब आगे हेडिंग लगाओ। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने। क्या है? लिखो, हेडिंग है सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण तथा आवेश घनत्व, सतत आवेश वितरण तथा आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, नाम से पता चल रहा है सतत आवेश वितरण। सतत का मतलब लगातार,
यदि किसी वस्तु को अपन आवेश देंगे तो सारा का सारा आवेश उसकी विमाओं में यानी लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में वितरित हो जाता है, बट जाता है। ठीक है, तो वह आपके सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कोई लंबाई की बात करें तो लंबाई में जो अपन आवेश देंगे तो लगातार इसकी लंबाई बढ़ेगा, यानी 1 मीटर की लंबाई में यहाँ पे आवेश देख लो और यहाँ पे देख लो, दोनों जगह आवेश का परिमाण क्या रहेगा, समान। तो क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण। तो लिखो बच्चों परिभाषा सतत आवेश वितरण की। जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश सतत रूप से उसकी विमाओं में अर्थात सर विमा का मतलब अर्थात लंबाई कौमा क्षेत्रफल कौमा आयतन आदि में वितरित हो जाता है, आदि में वितरित हो जाता है, तो ऐसा आवेश वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। तो ऐसा आवेश वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें लिखो विमाओं के आधार पर सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। विमाओं के आधार पर सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। ठीक है, यानी जो अपन ने आवेश दिया सारा का सारा आवेश किस में चला गया, उसकी लंबाई में, तो ये कहलाता है रैखिक आवेश घनत्व। तो सर लंबाई में जाएगा, इसका मतलब आवेश में लंबाई का भाग दे दो, क्षेत्रफल में जाए तो क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे दो, आयतन में जाए तो आवेश में आयतन का भाग दे दो। ठीक है, तो बच्चों लिखो रैखिक आवेश घनत्व में लिखो, इसकी परिभाषा बना सकते हो नहीं, यहां से देखो नीचे वाली संख्या को पर यूनिट कर देते हैं, तो यानी कि एकांक लंबाई में लिखो, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कहलाता है। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कहलाता है। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, Q/L। तो इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का कुलाम, लंबाई का मीटर, कुलाम पर मीटर। विमा क्या होगी, आवेश की A1 T1, लंबाई की L1। हल करो तो क्या बन जाएगी, L-1 A1 T1 होगी। तो ये बात हो गई अपने रैखिक आवेश घनत्व की, उतार लीजिए। अब अपने नंबर 2 लगना, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको अपन सिग्मा बोलते हैं, यानी यहाँ पे लंबाई थी, अब क्या बनने वाला है, पृष्ठ। तो ये तल है, उसको अपन आवेश देंगे तो सारा आवेश इसके क्षेत्रफल में जाएगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व किस में होगा, क्षेत्रफल में। तो परिभाषा क्या बनेगी, लिखो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है। अर्थात तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, Q/A, यानी सारा प्लेट के एरिया में चला गया। मात्र क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो L-2 A1 T1 होगा।
उतार लो। अब आपके नंबर 3, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर 3 आयतनिक आवेश घनत्व रो। तो रो का मतलब Q/V, ठीक है, यानी सारा आयतन किस, यानी आवेश किस में जाएगा, आयतन में। तो लिखो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। अर्थात तो आपके बच्चों क्या बन जाएगा, रो बराबर Q/V। तो आपके मात्रक क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और हल करने पे क्या आएगा, L-3A1T1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके आवेश घनत्व के बारे में। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर गाउस का नियम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड अपन थ्योरम, उसके जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, उतार लीजिए।